नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी हलचल तेज हो गई है। आज महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपने 2 सालों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश कर दिया है और इसके साथ ही महाविकास आघाड़ी पर कई आरोप भी लगाए हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से फौरन ही उन आरोपों का जवाब भी दे दिया गया। क्या कहा है कांग्रेस नेताओं ने, ये आपको बाद में बताऊंगा, मगर उससे पहले आज जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। सुनिए जरा। To swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly. तो सुन रहे थे आप उमर अब्दुल्ला, ओथ सेरेमनी, ओथ लेते हुए उमर अब्दुल्ला 10 साल बाद हुए चुनाव में, जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को सफलता मिली है और यहीं पर बीजेपी की बड़ी हार मिली है, बड़ी हार हुई है बीजेपी की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे, तो इसमें भी उनकी खिसियाहट साफ महसूस की जा सकती है, क्योंकि मोदी का इरादा तो जम्मू कश्मीर पर राज करने का था, जो इंडिया गठबंधन के कारण पूरा नहीं हो सका। आज उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से सुप्रिया सुले और सीपीआई महासचिव डी राजा, महबूबा मुफ्ती जैसे तमाम नेता मौजूद रहे। यानी कह सकते हैं कि एक तरह से इंडिया गठबंधन ने आज श्रीनगर में अपना दम दिखा दिया। आइए जरा सुनते हैं इसी मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, वो सुन लीजिए। के बाद ये सरकार बनी, मैं उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे को बड़ी खुशी हो गई, हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। तो एक मौका मिला है और हम जरूर इसको स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिलाकर रहेंगे, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और एक बहुत ही शानदार मौका है और इस मौके पर अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि कांग्रेस के सरकार में शामिल न होने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस सरकार में अभी तक कांग्रेस शामिल नहीं हुई है। कांग्रेस की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जब तक पूरा का पूरा यानी पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को हम नहीं दिलवा देते, तब तक हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, जिनका जवाब आने में अभी वक्त कांग्रेस आने वाले वक्त में कांग्रेस देगी कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इधर हरियाणा में बीजेपी के लिए जो हालात बने हैं दोस्तों, जी हां, जम्मू कश्मीर से इतर हरियाणा में बीजेपी के लिए जो हालात बने हैं उसमें उसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। नायब सिंह सैनी आज विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, कल उनका शपथ ग्रहण समारोह है और इस बीच अनिल विज, जी हां, जो आप जानते हैं अनिल विज गृह मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में, अनिल विज ने कह दिया है कि अगर पार्टी उन्हें चौकीदार बनने के लिए भी कहे तो वे बन जाएंगे। अब विज साहब से पूछा जाए कि अगर ऐसा ही था कि पार्टी जो कहेगी वही करना है, तो इससे पहले खुद के वरिष्ठ होने और सीएम पद की दावेदारी ठोकने का क्या अर्थ था? क्यों आखिर कह रहे थे कि चुनाव के बाद कि हम सीएम हाउस में मिलेंगे, आपको वहीं इंटरव्यू देंगे? खैर, बीजेपी के भीतर की बातें अनिल विज ही जाने और अमित शाह जाने, लेकिन बाहर भी मामला बिगड़ा हुआ है दोस्तों। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग की गई है। सही सुन रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा में जो अभी चुनाव हुए हैं उनमें से 20 सीटों पर फिर से 20 सीट्स फिर से चुनाव करवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है। इसकी याचिका दायर की गई है क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी का शक है। विकास बंसल और प्रिया मिश्रा की तरफ से यह याचिका जो है उसको अधिवक्ता यानी एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने दाखिल की है। इसमें ईवीएम की चार्जिंग
99% का मामला चार्जिंग का और मतदान के आंकड़ों में उलटफेर जैसी बातों का हवाला और कांग्रेस की शिकायतों को आधार बनाया गया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है यह अलग मुद्दा है, लेकिन इतना तय है कि हरियाणा के नतीजे आसानी से गले नहीं उतर रहे और बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग के खिलाफ संदेह का माहौल बना हुआ है। वहीं अब बीजेपी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को नीचा दिखाने में लगी हुई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएम का चेहरा भी बता दिया। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है और गुजरात लॉबी को लेकर कुछ गंभीर बातें कही हैं। सुनिए जरा, नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं महाराष्ट्र में, क्या कह रहे हैं नाना पटोले, उनको सुनिए। वो रिपोर्ट कार्ड नहीं है, सरकार ने महाराष्ट्र के जो महायुति की सरकार है वो रिपोर्ट कार्ड जारी करना था। जिस तरह से महाराष्ट्र को कलंकित करने का पाप महाराष्ट्र की जो सरकार ने, जो महायुति की सरकार थी एकनाथ शिंदे और फडणवीस ने, उन लोगों ने जो किया है पाप, वो पापों का ये प्रायश्चित आज इन लोगों ने करना था। लेकिन महाराष्ट्र की जनता से झूठ बोलकर अपना झूठा मोटा रिपोर्ट कार्ड आज सरकार ने जाहिर करा है, वो गलत है। महाराष्ट्र को, गुजरात को बेचने का काम इन लोगों ने किया है। तो सुन रहे थे आप यहां नाना पटोले को। वहीं विजय वड्डेटीवार, जी हां, विजय वड्डेटीवार ने सीधे महाराष्ट्र की अस्मिता पर ही सवाल उठा दिया। क्या कुछ कहा है यह भी सुन लीजिए, उनकी बात भी सुनते हैं। विजय वड्डेटीवार इसी मसले पर, महाराष्ट्र की अस्मिता पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। महाराष्ट्र में आपको पता नहीं कि पूरे देश में ग्रेट ब्रिटेन जैसा गुजरात की स्थिति है। ग्रेट ब्रिटेन यानी हर राज्य से लूटो और गुजरात में सब जमा करो। तो महाराष्ट्र को इसी तरह से लूटने का काम हो रहा है और सब कुछ 80% कॉन्ट्रैक्टर ये गुजरात से ना मुंबई में महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। 80%। तो महाराष्ट्र की मराठी लोगों को इससे बड़ा दुख हुआ है। महाराष्ट्र मराठी आदमी हो या महाराष्ट्रियन बोलता हो, तो उनको बड़ा इस सरकार के टेंडर बांटने से, काम बांटने से, क्या इनको महाराष्ट्र का कोई भी आदमी लायबल नहीं दिखता है? 80% नाम के साथ में, यादी के साथ में हम चुनाव में दिखाएंगे। जो भी काम आता है वो उनको जाता है, जमीन उनको ही जाती है। लैंड का आवंटन भी 2.5 लाख करोड़ का उनको ही गया है। अभी जो टेंडर निकले थे 2 लाख करोड़ से ज्यादा उनको ही दिया है। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग क्या करेंगे? गुजरात के पीछे घूमेंगे या गुजरात के गुलाम करके जिएंगे? ये बड़ी अस्मिता की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। महाराष्ट्र के धर्म को, महाराष्ट्र के अस्मिता को, स्वाभिमान को इन्होंने बेच के खाया है और गुजरात के चरणों में अर्पण किया है। तो गुजरात लॉबी महाराष्ट्र की अस्मिता और उसको कैसे बेचकर खाया है, ये सारी बातें यहां विजय वड्डेटीवार कह रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस नेता दनादन आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, शिवसेना उद्धव गुट भी तेजी से काम कर रहा है और शरद पवार ने भी दहाड़ लगाई है कि उनकी उम्र पर मत जाइए, अभी 86 साल का हूं, 90 साल में भी उतनी दमखम के साथ काम करूंगा, यानी उनमें बहुत दम है। महाविकास अघाड़ी सीट बंटवारे पर काम कर रहा है और आज कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए बैठक भी की है। अभी ऐसी और बैठकें होंगी और फिर पता चलेगा कि मैदान में कौन उतरेगा और कौन नहीं उतरेगा। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इन चुनावों में मैदान में हावी कौन रहेगा। उधर कल जब से प्रियंका गांधी को वायनाड से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से वायनाड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का आलम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। आइए जरा देखिए इस ट्वीट को, क्या कुछ हो रहा है। इस ट्वीट के जरिए आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में जब से इधर बीजेपी कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के रूप में वायनाड से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा, तब से इधर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। दिनेश प्रताप सिंह, जानते हैं आप, मंत्री हैं दिनेश सिंह साहब, लिख रहे हैं अंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई, वहां जहां लड़ना न पड़े बूढ़ी जो हो गई। ये बात लिख रहे हैं दिनेश जी। और अजय राय जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये यूपी सरकार में मंत्री और बुरी तरह सांसदी का चुनाव हारे हुए भाजपा नेता दिनेश सिंह हैं।
महिलाओं के बारे में इनकी भाषा और ख्याल देखिए। महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए जब उतरती हैं तो उन्हें सैकड़ों ऐसे बदमाश किस्म के लोगों की घटिया भाषा सुननी पड़ती है। ऐसे लोग भाजपा सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, इसीलिए महिला सुरक्षा का प्रदेश में बुरा हाल है। ये बात अजय राय लिख रहे हैं। तो दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली महायुति महाराष्ट्र में अगले 5 साल की सरकार का दावा ठोक पाएगी, और यह भी समझेंगे कि क्या हरियाणा में संदेह में घिरी बीजेपी 5 साल की सरकार चला पाएगी। और इन सब के बीच जो आगे चुनाव हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, इन चुनावों की रणनीति और गतिविधि क्या है, और इन सब के बीच सबसे बड़ी चीज मिल्कीपुर में आखिर चुनाव नहीं करवाने के पीछे का कारण क्या है। अयोध्या, मिल्कीपुर, और वहां पर कल चुनाव आयोग ने यह कहा था कि चूंकि वहां पर एक केस चुनाव को लेकर लगाया गया है, इसलिए हमने घोषणा नहीं की चुनाव की। लेकिन आज वो केस जो दायर किया गया था उसे वापस ले लिया गया है। क्या चुनाव आयोग इतनी हिम्मत दिखाएगा कि मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा कर दे इन्हीं चुनावों के साथ साथ? यह भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात महत्वपूर्ण, 13 नवंबर को जब पहले फेज का चुनाव झारखंड में होगा, उसी वक्त उधर वायनाड में भी चुनाव है, और उससे पहले वायनाड में जगह जगह प्रियंका गांधी को लेकर बैनर पोस्टर्स लग चुके हैं। वायनाड से लेकर उधर जम्मू कश्मीर में थोड़ा घटनाक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। जो कुछ हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें और ले आइए, और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें इसलिए क्योंकि 10 साल बाद फिर से वहां चुनी हुई सरकार है और ये कामकाज कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपना कामकाज संभाल लिया है, कैबिनेट की बैठक भी आज कर ली, और इसके साथ साथ एक लंबा वक्त जो गुजरा, जो सियासी तौर पर देखा जाए लोकतंत्र के हिसाब से यहाँ चुनी हुई सरकार होनी चाहिए थी, चुनी हुई, ये देखिए ये तमाम मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। चुनी हुई सरकार आगे क्या फैसले लेगी, इन सब पर निगाहें सबकी टिकी होंगी, लेकिन उसके साथ साथ निगाहें इस पर भी टिकी हुई हैं कि क्या दिल्ली की तरह ही वहां होगा कि एलजी बनाम मुख्यमंत्री जो बातें होती रही हैं वही वहां भी होंगी? क्या मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला में आने वाले दिनों में टकराव देखेंगे, या इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता है, उसको देखेंगे? उधर महबूबा मुफ्ती भी आज उसी कार्यक्रम में मौजूद थीं और उन्होंने भी समर्थन दे दिया है इस सरकार को। तो इस तरह से एक बहुत ही मजबूत सरकार यहां दिखाई देती है, लेकिन इस मजबूती का आधार चुनाव में जीत कर आई हुई सीटें तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र से बैठाए हुए जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कितनी मजबूती इस सरकार को दे पाते हैं? क्या सरकार ने, या कहें एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, चुनावी वादे, उन वादों को पूरा करने में अब केंद्र की सरकार और इसका जो नुमाइंदे इनके हैं वहां एलजी बैठाए हुए, वो उसमें मदद करेंगे? इन सारे सवालों के साथ साथ सवाल यह भी है कि आने वाले चुनावों में क्या फिर से ईवीएम का मुद्दा उठेगा? जो 20 चुनाव फिर से करवाने की बात, 20 सीटों पर चुनाव की बात जो है वो पहुंच चुकी है वहां सुप्रीम कोर्ट में। इन सब पर निगाहें हैं, और आप देखिए मल्टी डायमेंशनल बहुत अलग अलग खबरें। इन खबरों के साथ हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। देश की सियासत में कैसे नया मोड़ है, इसको समझेंगे। इंडिया का दम और बीजेपी कैसे बेदम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहां बीजेपी तो सत्ता पर काबिज है, हरियाणा में कल सरकार बनाने जा रही है, उसके बाद बेदम कैसे कह रहे हैं? आइए आपको बताता हूं कैसे बेदम है। इन